पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 133वीं जयंती का आज प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल बहुत डिटेल से अपनी बात को रखे और श्री वेणुगोपाल जी इसका आयोजन भी किए हैं। लेकिन जब प्रोफेसर बोलते हैं तो स्टूडेंट सुनते हैं, तो हम सभी स्टूडेंट हैं, सुने। फिर अब स्टूडेंट भी कुछ बात करना चाहता है कि उनके भी कुछ सवाल है। लेकिन जो बात आपने हमारे सामने रखी है, बहुत से चीजें तो यहाँ पर बहुत से विद्वान बैठे हैं, वो जानते भी हैं, लेकिन उसका रिलेवेंस क्या है आज के दिन और किस तरीके से हम लोगों को चलना चाहिए, देश को बचाना चाहिए, बहुत डीपली आप स्टडी करके हमारे सामने रखे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता कि बहुत सी बातें आपने तो कही है, लेकिन मैं एक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं अपना पॉलिटिकली कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने एक प्रोफेसर के नाते जो कुछ सिलेबस था ठीक ढंग से आपने रखा, लेकिन मैं एक विद्यार्थी के नाते अपने जो विचार है वो भी आपके सामने थोड़े मिनट में रखूंगा और मैं मेरे भाषण को समाप्त करूंगा। आधुनिक भारत के निर्माता, विश्व के महान नायक और स्वाधीनता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने नेहरू मेमोरियल लेक्चर में खासकर पहले 3 मूर्ति में किया जाता था, वहां पर ये विचार रखने के लिए एक मौका था, या उनके विचार को रखने के लिए वो जगह भी नहीं दे रही। बात तो सुनने की छोड़िए, विचार तो सुनने का छोड़िए, कम से कम जगह भी नहीं दे रहे अपने विचार रखने के लिए। और ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आज का जो माहौल है और आज की जो सरकार है, ये तो डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, क्योंकि हर बात को तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन उस विचारधारा पे नहीं चलते। ये मुश्किल है। और कहीं भी जाने दो, एक कॉमन डायलॉग है उनका, भाइयों और बहनों, 70 साल में आपने क्या किया, ये कॉमन है। आप कहीं भी जाओ, इलेक्शन में जाओ, सेमिनार में जाओ, और किसी उनके पार्लियामेंट में, कहीं भी, क्योंकि मैं भी 7-8 साल उनका सुन सुन के ऐसा हो गया, कभी मेरे को भी ऐसा होता है, भाइयों और बहनों बोलने की आदत आती है। तो ये सिर्फ भाइयों और बहनों कहने की बात नहीं है। अरे भाई, तुमने इस देश के लिए क्या किया वो बताइए, और हमने क्या नहीं किया वो भी बताइए, हम उसका उत्तर देंगे। अब जैसा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात उन्होंने किया, अब लिटरेसी प्रोग्राम की बात करो। जब आजादी के पहले क्या परसेंटेज था, आज कितना है? इकोनॉमी की बात करो, पहले कितने डॉक्टर्स थे, आज कितने डॉक्टर्स है, उसकी बात करो। पहले कितने इंजीनियर्स थे, आज कितने इंजीनियर्स है, बात करो।
पहले कितने इरिगेशन प्रोजेक्ट, कितने एकड़ को पानी मिलता था, कितने एकड़ में लोग किसान पानी लेते थे, उसकी बात करो। एक डैम तो नहीं बनाया। अब जो भाखरानगर डैम, हीराकुड, कृष्णा, नागार्जुन, ये सब कुछ बने कांग्रेस के जमाने में और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दूरदृष्टि से बने। फिर भी आप कहते हो 70 साल में क्या किया। अरे ये तो किया हमने। ये करने के बाद ही आपके पेट को खाना भी मिला, आपके बच्चों को दूध भी मिला और आपके खेत को पानी भी मिला। यही तो हमारा काम है। आपका काम क्या है? डिवाइड एंड रूल, बांटो। इसीलिए तो राहुल गांधी जी देश जोड़ो का यात्रा, ये पद यात्रा जो कर रहे हैं, इसीलिए वो देश तोड़ रहे हैं, हम देश को जोड़ रहे हैं, इसीलिए हम पैदल चल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग अब जान रहे हैं, क्योंकि रोज उठते ही वो कांग्रेस को ही गालियां देते हैं। और वो कहीं हैदराबाद में खास करके जब परसों गए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे विरोधी पार्टी के नेता लोग, विरोधियों ने इतने ढेर से गालियां देते हैं, कम से कम रोजाना 4 किलो। ये मेरे बात नहीं है, अब उन्हीं की बात है। ढेर सारे 4 किलो रोज गालियां खाता हूं मैं। अरे ये प्रधानमंत्री जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं इतनी गालियां खाता हूं 4 किलो। तो ये नहीं, लेकिन आप जो लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहे हो या लोगों को जो दिशाभूल कर रहे हो, उसके बारे में आज लोग जागृत हो गए और लोग खोज रहे हैं, मालूमात कर ले रहे, भाई क्या सच है, कुछ नहीं हुआ क्या हुआ है, डेमोक्रेसी अभी आई, पहले नहीं थी क्या। ये सारी चीजों के बारे में लोग अब सोच रहे, नौजवान लोग भी सोच रहे। और खास आरएसएस का तो हमेशा यही है कि फिलॉसफी कि सिर्फ धर्म के नाम पर देश को बांटना। खैर बड़े बड़े लोग तो लूटते रहते हैं, उनकी कोई बात नहीं करता, और वो पूरे बैंकों को लूट के तो विदेश में जाके बैठे और रोज हमारी बात करते हैं, तुमने वो किया, तुमने ये किया। अरे भाई बताओ तो सही। मैं पार्लियामेंट में बहुत बार स्टार्ट क्वेश्चंस डालते रहता हूं, क्योंकि मुझे हमेशा चेयरमैन बुला के कहते हैं कि भाई आपको कभी भी मौका मिलता है आप क्यों क्वेश्चन डालते हैं, आपका भी अनुभव है कि क्यों आप डालते हैं, आपको तो रूटीन कोर्स में उठ के बात कर सकते हैं। तो हमको एक ही रास्ता रहता है कि रियलिटी अगर खोजना है तो हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन डालते हैं, इंफॉर्मेशन में, उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में और सिविल सर्विस वैकेंसीज, ये सबको, डिफेंस, रेलवेज, ये सबको लेके अगर उसका एक टोटल बनाएंगे, आंकड़े लेंगे, प्रोफेसर साहब 30 लाख वैकेंसीज है इस देश में। मैं एक जगह की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर एडेड इंस्टीट्यूशंस को जो एड देते हैं और जो स्कूल से, इस सब का वैकेंसी का आंकड़ा हमने लिया।
30 लाख वैकेंसीज है, और वही वैकेंसी में से प्रधानमंत्री जी 75,000 के एक लेटर तैयार करते हैं नौकरियों का। अरे 30 लाख तो नौकरियां हैं, उसमें 75,000 लोगों को आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे रहे हैं। आपके जो अब 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां कहां गए, वो कहीं दिख रहे नहीं। तो ऐसा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ वो बोलते जा रहे हैं। और उसके अलावा भी इस गवर्नमेंट का और एक है कि हमारे में ही एक कांग्रेस के नेताओं में भी उसमें या तो इसको उसकी तारीफ करना, इसको कमजोर करना, किसी और को कुछ कहना, ये हमेशा वो करते हैं। और जो उनके दिल में आता है तो उस वक्त एक विषय पर छोड़ देते हैं। कभी बोस जी को कांग्रेस ने निगलेक्ट किया, कभी ये कहते हैं पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इन्होंने निगलेक्ट किया, कभी ये भी कहते हैं ये तो लोग गांधी जी को मानते ही नहीं। तो ये सारी चीजें वो कहते हुए बोलते हुए अब तक आए हैं और आगे भी वो बोलते रहेंगे। लेकिन चंद चीजें जो हमारे पास है, रिकॉर्ड्स में है, और जो बहुत से हमारे लेखक, जर्नलिस्ट इन्होंने जो लिखा है उसमें ये उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी का नेहरू जी का गहरा संबंध था। उतना ठीक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के हित में वो दोनों एक थे। और एक कोट मैं करता हूं जो सुभाष चंद्र बोस जी ने ऑस्ट्रिया से एक खत जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा था। Among the front rank leaders of today, you are the only one to whom we can look up to the leading the Congress in a progressive direction. Moreover, your position is unique, and I think even Mahatma Gandhi will be more accommodating towards you than towards anybody else. I earnestly hope you will fully utilize strength of your public position. यानी ऐसा इतनी आत्मीयता थी और उन्होंने ये सलाह दिया कि आपकी सर्विसेज की मेरे जरूरत है। आगे उन्होंने ये भी कहा 1938 में कि जब नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष बने और उन्होंने प्लानिंग कमेटी बनाई और नेहरू जी को चिट्ठी लिखकर कहा, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ आई मिस्ड यू ऑल दीज मंथ्स। इस चिट्ठी में उन्होंने नेहरू जी के प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष बनने का आग्रह किया। आई होप यू विल एक्सेप्ट द चेयरमैनशिप ऑफ द नेशनल कमेटी। यू मस्ट इफ इट इज टू बी ए सक्सेस। पंडित नेहरू ने ना सिर्फ इसे स्वीकार किया, इसको स्वीकार करके 29 सब कमिटीज उन्होंने बनाई, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, वुमेन वेलफेयर पे, सारी चीजों पे बना के उन्होंने उस वक्त कांग्रेस को सौंपी। उसी आधार पर उन्होंने आगे प्लानिंग कमीशन का भी गठन किया। जब आजादी मिली और जब प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन लाए। अब उस प्लानिंग कमीशन का नाम भी बदल दिया, अब नीति आयोग। अरे जिसमें नीति ही नहीं है वो क्या आयोग? तो ये इनका सिर्फ नाम बदलो, काम नहीं।
अरे काम करके उसका नाम बदलो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये हंसने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। मैं जब रेलवे मिनिस्टर था, कम समय था, तब मैंने क्या किया कि एक बार वाराणसी गया था, वहां पर एक इंजन फैक्ट्री है, तो उस इंजन फैक्ट्री देखने के लिए गया था। तो वहां पर एक कर्नाटक के स्वामी मिले, वो लिंगायत स्वामी वीरशैव के मठ है उनका। तो उन्होंने कहा कि खरगे जी, आप तो ज्यादा मठों में नहीं आते, लेकिन आपसे हम विनती करते हैं कि आप आइए। मैंने कहा कि इतने दूर से मैसूर का स्वामी है, अगर नहीं भी गया तो फिर गांव तमाम में कहेंगे कि मैंने उसको बुलाया, उन्होंने नहीं आया। तो मैंने स्वीकार किया, गए। तब उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन, हमारे मैसूर से काशी को एक ट्रेन नहीं। तो मैं फौरन अपने लोगों को 8 दिन में बुलाकर मैं कहा कि जो भी लोग काशी जाना चाहते हैं तो उनको एक ट्रेन तैयार किया जाए और शुरू किया जाए। मैं उसको ग्रीन फ्लैग दिखाकर प्रारंभ कर। तो उन्होंने मान लिया, हमारे ऑफिसर्स भी बहुत ठीक थे, अच्छे थे। तो मैंने ये कहा कि सिर्फ काशी को ही नहीं, वैष्णो देवी तक भी एक पहुंचाएंगे, क्योंकि आगे मनमोहन सिंह जी ने पैसे देकर जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़ा टनल खुलवाकर वहां तक भी हमारी ट्रेन जाने के लिए उन्होंने एक रूपरेखा डाल के उसको कंप्लीट कर दिए थे। तो मैंने कहा कि भाई वाराणसी को एक दो और वैष्णो देवी को एक दो, और हमारे मध्य प्रदेश राजस्थान में हमारे जो अजमेर को एक दो। मैंने एक ही महीने में 3 ट्रेन छोड़ दी। और अब परसों 3 दिन पहले मोदी जी गए और वहां पर ऐलान किया उन्होंने कि मैं बेंगलुरु से वाराणसी को ट्रेन छोड़ रहा हूं। अरे मैं छोड़ के आया, अरे मेरे जमाने में शुरू हो गई, और वो हरी झंडा बताकर वो बोल रहे कि मैं किया। आप पूछ लीजिए किसी से भी, ये मेरा कहना नहीं है, और ये मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा हूं, मैं करके लोगों को कहा, देखो मैं वाराणसी, हमारे वीरशैव लिंगायत बहुत जाते हैं वहां पर, और दूसरे भी लोग जाते हैं, क्योंकि काशी एक बार जाना, ऐसे हमारे पास बहुत कहावत है कि जिसके कण्ಣಿದ್ದವನು काशी ನೋಡಬೇಕು, ಕಾಲಿದ್ದವನು रामेश्वर ನೋಡಬೇಕು, ऐसा कुछ हमारे कहावत है कन्नड़ी में। जिसके आंख है वो काशी, और जिसके पैर है वो रामेश्वर तक जाना, ऐसा एक वहां पर। मैं बोला कि भाई आपके काशी को भी दिया, आपके वैष्णो देवी को भी दिया, और आपके अजमेर को भी दिया। सब लोग अपने अपने धर्म स्थल पे जाओ, माथा टेको, और जो अपने को मन्नत मांगना है तो मांग लीजिए। तब अब लेकिन कल मैं पेपर में पढ़ के हैरान हो गया, मेरी इंजन किधर गायब हो गई, मेरा ट्रेन किधर गया। तो बड़ा मुझे अजीब लगा, लेकिन उसमें मोदी साहब बड़े होशियार हैं। उन्होंने ये बोला कि इसको हमने फास्ट ट्रेन किया है, बुलेट नहीं बोले वो, फास्ट ट्रेन, क्योंकि बुलेट ट्रेन अभी बनने में है। तो पहले तो बोले 2 साल में बनाएंगे, तो अभी बनने में है। तो ऐसे जो है हर चीज को तोड़ मोड़ के वो करते हैं, और उनका पब्लिसिटी भी बहुत है, टीवी है, प्रिंट मीडिया है, उनके लोग हैं, प्रचार करते हैं, और इतने झूठ बोलते बोलते जाते हैं, तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये कहते हैं
कि फिर हमको 70 साल में। अरे भाई, आजादी से पहले प्रोफेसर साहब 4 लाख किलोमीटर रोड था। अब 14 तक की बात करता हूं मैं, 2014 तक की, तो अब 54 लाख किलोमीटर रोड है। ये किसकी देन है फिर? तो वो ये सब भूल जाते हैं। वो जो पहले सिंगल लेन था, डबल हो गया। बहुत से जो डबल था उसको 4 कर दिए, 4 लाइन कर दिए। ये हमारा है। अरे बुनियादी तो हमारा है, लैंड हमारा है। रोड सिंगल रोड थी, डबल बनाए, डबल को 4 लेन बनाए। ठीक है, इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो बताइए भाई, ये डबल लाइन थी, हम 4 बनाए, उसको 4 लाइन बनाए, तो वो कोई बात बनती है। लेकिन हमेशा इस तरफ उनका ध्यान नहीं देता। हमको झगड़े लगाने में रहते। वल्लभ भाई पटेल जी का तो नाम लेके सदन में भी बहुत बोलते थे। अब भाई, वल्लभ भाई पटेल तो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के है, विचारधारा उनकी है, उसी विचारधारा पे चलते हैं। अगर आप वल्लभ भाई पटेल जी को अपना मानते हो, उनके उसूलों को भी अपना मानो। और वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा कि ये लोग, चंद लोग जो झगड़ा लगाते हैं या इधर से उधर बात बोलते हैं, इसमें बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था, 14 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल जी ने नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र में कहा था, उसमें होगा शायद, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ साथ काम करते रहे हैं। अवसर की मांग है, मांग के अनुसार हमने परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने को बदला है और एक दूसरे के मतामत, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हमेशा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जा सकता है। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द। अब बताइए, ये लोग बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं, कांग्रेस ने निगलेक्ट किया, नेहरू जी ने वैसा किया, फलाने ने निगलेक्ट किया। तो ये हमको बताना है। इसीलिए तो प्रोफेसर साहब ने कहा, विचार, आचार और प्रचार, ये तीनों रहना चाहिए। आपके विचार भी होना चाहिए, अब विचार का आप भी अनुष्ठान करना चाहिए, फिर उसका प्रचार भी होना चाहिए। अगर प्रचार ही नहीं हुआ, पूरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया बगल में लेके बैठेंगे या अपना भारत माता किताब भी मुझे प्रेजेंट की है, मैं ये बगल में लेके बैठूंगा, तो फिर प्रचार क्या होगा? हम बाहर आना चाहिए, कहना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए, चाहे कितने भी मुश्किलात हो। अगर हम नहीं करेंगे तो आगे के पीढ़ी को आप नहीं बदल सकते, आगे की जनरेशन को आप हिफाजत नहीं कर सकते, आगे की डेमोक्रेसी को बचा नहीं सकते, संविधान को बचा नहीं सकते। अगर इसको बचाना है, आपके आजादी को बचाना है, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को बताना है, यहां सर्वधर्म के लोग एक होना है, सेक्युलर बन के रहना है, तो हमको डरना नहीं, जो कुछ बोलना है वो बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे, मुझे बोले तो क्या होता कि मेरे को कहे तो क्या, अरे क्या होने का होता है अगर आपका विश्वास उन उसूलों पे है तो इसीलिए मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जो देश आजाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और हमारे अबू कलाम साहब और सारे सरदार पटेल जी,
सभी ने कोशिश की अपने अपने ढंग से। मैं सारा नाम यहाँ पर प्रस्ताव नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आजादी हमको मिली तो बहुत से लोग ये भी बोलते थे कि कितने दिन ये चलने वाली। चर्चिल ने मजाक उड़ाया था कि ये डेमोक्रेसी इंडिया में बहुत दिन चलने वाली नहीं, 5 साल में खत्म हो जाएंगे, इनके पास है क्या। लेकिन उसी इंडिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त एक थर्ड फोर्स के नाते नॉन अलाइनमेंट का जो मूवमेंट किया, वो एक लीडर बोल के उभर के आए। हम एक लीडर बने सारे देश के, जो राइटिस्ट थे, जो लेफ्टिस्ट थे, हम बीच में उभर के हैं। हमारे डी राजा देख रहे हैं हमारे तरफ, हम बीच में है बोले तो देख रहे जरा। तो ये जो चीजें हैं इसको हमने करके दिखाया, करने के बाद हम उसका बनाए कह रहे हैं। लेकिन आज की सरकार सिर्फ बोलते रहती है, और खासकर उनकी विचारधारा इस देश के लिए मारक है। ये हम ध्यान में रखना चाहिए, और इसके लिए हम सभी लोग मिलके काम करेंगे। और नेहरू जी का आखिरी कोट में कह के मेरे अपने भाषण को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था कि 25 अगस्त 1945 में, so long as the world is constituted as it is, every country will have to devise and use the latest scientific methods for its protection. उन्होंने ये नहीं कहा तुम जाके गोवा में बैठो, तो साइंटिफिक विचारधारा रख के देश की हिफाजत करो। I have no doubt India will develop its scientific researches and hope Indian scientists will use the atomic force for constructive purposes. But if India is threatened, it will inevitably try to defend itself by all means at its disposal. I hope India, in common with other countries, will prevent it being used. तो एक तो करना नहीं चाहते थे, शांति तो चाहते थे, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ता है तो भी हम टॉलरेट करने वाले नहीं। ये उनका संदेश है, और बार बार कहने से नहीं होता, हम करके दिखाए। इंदिरा गांधी जी करके दिखाई, जो बांग्लादेश को लिबरेट करे, 90,000 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया, फिर बाद में उनको छोड़ दिए। क्या ये कम है? तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की है, और बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन प्रोफेसर जी के बातों में तो बहुत से चीजें आई है, तो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार को हमको जिंदा रखना है, उसका प्रचार करना है, और हमारे नए पीढ़ी को ये बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से आज हमारा देश, ये IIT हो या इतने जो भी डेवलपमेंट हो गए हैं, या कभी मोदी साहब बाहर जाते हैं, बहुत से इंजीनियरिंग और हमारे डॉक्टर बच्चे वहां जाकर कहां से लाते मालूम नहीं, मोदी 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 बोल के तालियां बजाते। और मैं कभी नहीं देखा, नहीं सुना मेरे 56 इयर्स के पॉलिटिकल जीवन में कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके अब की बार ट्रंप सरकार, आप सुने कभी? अरे हमारा देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में इलेक्शन जाके प्रचार करते। हाँ, तो इस बार तो वो बच्चे कौन है? अरे वो बच्चे तो पढ़ लिखे, हमारे जमाने में हमारे प्रोडक्ट है। तुम्हारा तो अभी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, वो डॉक्टर हमारे हैं, इंजीनियर हमारे हैं, और ये सब हम तैयार करें सब लोगों को, उनका जो आज दिमाग खराब कर रहे हो,
ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, एक ना एक दिन बाहर आएगा, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, लड़कर जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। बस ये बात कहते हुए मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद।